हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। JMD क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जब हम साइंस आर्ट और आर्ट्स आर्ट के अंतर्गत यानी सामान्य और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत सुमित्रा पंत द्वारा रचित काव्य ग्रंथ गुंजन से लिया गया हमारे पाठ्यक्रम में जो शीर्षक है नौका विहार, इसका अध्ययन कर रहे हैं। जिन बच्चों ने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अथवा ऊपर आई बटन पर दी गई है, वहाँ से जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को लाइक और शेयर कर दें। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल पर विशेष रूप से कक्षाएं संचालित की जाती हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और अन्य विषयों की भी कक्षा संचालित की जाती हैं। और इसमें SST और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि कक्षाएं संचालित की जाती हैं। और सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने अदर मित्र में शेयर करें ताकि वह भी जुड़ सकें और अपना जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। देखिए, पढ़ते हैं। नौका से उठती लहर जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर चोर। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। ज्योतित कर जल का अंत स्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। फिरती लहरें लुक छिप पल पल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल। पैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में हो ओझल। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज त्रियक मुख। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, नौका से उठती जल हिलोर। हिल पड़ते नभ के ओर चोर, नौका से उठती जल हिलोर। हिल पड़ते नभ के ओर चोर। नौका से उठती जल हिलोर। तो यहाँ पर इन प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर सुमित्रानंदन पंत जी ने जो नौका विहार के दौरान जो गंगा नदी की जो अपूर्व छटा है यानी अपूर्व जो सौंदर्य है उसका जो है इस पद्यांश में जिक्र किया है। तो गंगा में नौका विहार जब सुमित्रानंदन पंत जी कर रहे थे तो उसी के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि नौका से उठती जल हिलोर, यानी जब नौका गंगा में प्रवेश करती है और आगे की ओर बढ़ती है यानी चलती है तो चलने के कारण गंगा नदी के जल में जो है लहरें या तरंगें उठती हैं। जल हिलोर में जल जो है हिलने लगता है और जब हिलता है तो कहने का मतलब है तरंगें जो है जल में उठती हैं। हिल पड़ते नभ के ओर छोर, और जब जल हिलता है तो उसमें जो आकाश का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जल में जो आकाश की प्रतिछाया या परछाई दिखाई पड़ती है वो इस छोर से है, यानी ये गंगा नदी है और नवैया नाव जो है यहाँ से चलती है जब, तो पानी जो है पानी में लहर उठती है और जो आकाश की प्रतिछाया पड़ रही है वो भी जो है उन लहरों के कारण जो है हिलती डुलती सी नजर आती है। एक छोर से दूसरे छोर तक
एक छोर से यहाँ से लेकर यहाँ तक हिलती डुलती जो है वो उसकी परछाई जो है वो हिलती डुलती सी प्रतीत होती है। हिल पड़ते नभ के और छोर, ठीक है। और विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल तारक दल और ज्योतित कर जल का अंतःस्थल। विस्फारित माने होता बच्चों खुले हुए या विशाल या विस्तृत। नयन माने नेत्र आंखें, निश्चल माने निश्चित शांत, और तारक दल माने होता है तारे, और दल माने समूह, तारों का समूह। और ज्योतित माने होता है प्रकाशित होना, और अंतःस्थल माने होता है हृदय। अंतःस्थल माने क्या होता है बच्चों? हृदय। तो जल में पड़ती तारों की परछाई जो तारे हैं, और चूंकि आकाश में तारे भी हैं, चंद्रमा भी है, तो आकाश की जो परछाई है वो जल में पड़ रही है। तो जल में जो पड़ती जो तारों की परछाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, तारक दलों की परछाई को देखकर ऐसा आभास होता है, यानी तारों का प्रकाश जब गंगा नदी के जल में गिरता है, दिखाई पड़ता है, और जब नाव चलती है, नाव चलने के साथ लहरें जो उड़ती हैं, जिससे वो सारा आकाश हिलता डुलता दिखाई देता है एक छोर से दूसरे छोर तक, तो उसमें जो तारों का दल है, तारों का समूह है, वो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो तारों का जो दल है, तारों का दल जल के अंदर के भाग में प्रकाशित होकर, या उसमें प्रकाश जब फैल जाता है तो अपनी आँखों को फाड़ कर, नयनों को, आँखों को फाड़ कर मतलब विस्तारित करके या खोल करके, विस्तारित माने होता है खोल करके या खुली हुई आँखों से, यानी आँखें फाड़ कर, मतलब बहुत ही निश्चितता के भाव से देखता है। फाड़ कर कुछ क्या कर रहा है? कुछ खोज रहे हैं, कुछ ढूंढ रहा है। तो मानो तारों का दल जल के अंदर के भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें फाड़ कर उसमें कुछ ढूंढ रहा है, खोज रहा है। ज्योतित कर जल का अंतःस्थल, यानी ज्योतित माने प्रकाश से, प्रकाश फैलाकर जल का अंतःस्थल, जल के हृदय में, यानी जल के अंदर में तारों का जो दल है वो आंखें फाड़ करके समुद्र जल के अंदर जो है कुछ खोज रहा है, प्रकाश फैलाकर। जिनके लघु द्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, जिनके जो लघु द्वीप हैं को चंचल अंचल की ओट, अंचल माने होता आंगन, और ओट माने होता आड़, ओट माने होता है आड़, किए अविरल, और अविरल माने होता है लगातार, निरंतर। तो इसका अर्थ हुआ कि गंगा में, जो गंगा नदी है, गंगा में रह कर उठने वाली जो चंचल लहरें हैं, जो चंचल लहरें कैसी हैं? चंचल, लगातार उठ रही हैं। गंगा नदी में जो बार बार उठने वाली जो चंचल लहरें हैं, वे लहरें भी अपने आंचल की आड़ में, अपने आंचल की ओट में, अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी लघुद्वीप माने छोटे द्वीप, कौन से? आकाश में जो तारे दिखाई दे रहे हैं उनसे मतलब है तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते हुए दीपों को छिपाकर, तारे रूपी छोटे छोटे दीपों को छिपाकर हर क्षण फिरती लहरें लुक छिप पल पल माने हर क्षण, प्रति क्षण। और जो लहरें हैं वो लुका छिपी का खेल खेल रही हैं, यानी लुकती और छिपती हैं, लुकती और छिपती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक बार फिर से देखेंगे कि गंगा नदी में जो लहरें उठ रही हैं वो लहरें कैसी हैं? चंचल लहरें हैं,
चंचल लहरें अपने आंचल की ओर में, अपने आंचल की ओर में या आड़ में तारे रूपी जो छोटे छोटे जगमगाते हुए जो दीप हैं उनको छिपा करके, उनको छिपा करके, कहाँ छिपा करके? अपने आंचल में छिपा करके उनके साथ लुका छिपी या लुकती छिपती सी प्रतीत हो रही है हर क्षण। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल। और आगे कब कह रहा है कि उसी वहीं पर, यानी वहीं पास में ही जो है शुक्र तारा है, सामने शुक्र की छवि, और उसी पास में जो है शुक्र तारे की जो छवि है वो झलमल मतलब झिलमिलाती सी प्रतीत हो रही है। वहीं पर पास में जो शुक्र तारे की जो झिलमिलाती हुई परछाई है, जो छवि है, उस झिलमिलाती हुई परछाई जल में किसी सुंदर सी परी, जब शुक्र तारा की परछाई जल में झिलमिलाती है तो वो कैसी प्रतीत होती है? वो ऐसी प्रतीत होती है कि किसी सुंदर सी परी, पैरती का मतलब है तैरती हुई, परी सी माने परी सी, परी के समान, सुंदर परी की तरह तैरती हुई दिख रही है जल में। अब कल माने होता है सुंदर, कल माने क्या होता है? यहाँ पर कल का अर्थ है सुंदर थे। तो सुंदर सी परी की तरह तैरती हुई दिख रही है। ये सूर्य तारे की जो झिलमिलाती हुई परछाई है वो जल में किसी सुंदर सी परी के समान तैरती हुई प्रतीत हो रही है, दिख रही है। रूप हरे कचो में हो ओझल। और क्या? रूप हरे माने होते श्वेत, श्वेत मतलब चांदी के समान, कचो माने होता बाल, ओझल माने होता गायब हो जाते हैं, ओझल माने गायब होता है। और श्वेत चमकती हुई जल तरंगों में, जो श्वेत चमकती हुई जल तरंगें कैसी है? जल की लहरें कैसी होती है? श्वेत होती है। तो श्वेत चमकती हुई जल तरंगों में उस परछाई के ओझल होने का दृश्य इतना मनोरम है। भाई जो शुक्र के तारे की परछाई जो उसमें झिलमिला रहा है शुक्र का तारा, और उस शुक्र का तारा जो है वो किसके समान है? परी के समान, सुंदर परी के समान है। और वह जो है उसमें से चमक रहा है, वो ऐसा चमक रहा है जैसे श्वेत चमकती हुई जल की तरंगों में उस परछाई का, यानी शुक्र की झलमलाती हुई परछाई जो परी के समान दिखाई देती है, वो वह परछाई जो है जल में ओझल हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। जिससे क्या होता है? कवि को चांदी से चमकते सुंदर रूप हरे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि चांदी, रूप हरे माने क्या होता है? श्वेत, मैंने बताया अभी, रूप हरे माने श्वेत, और श्वेत क्या होती है? चांदी। तो कवि का यह मानना है कि चांदी से चमकते सुंदर केसों, रूप हरे कचों, चांदी से चमकते सुंदर बालों, केस माने होता है बालों में परी के छिप जाने का आभास होता है, कि परी जो है इन चांदी जैसे सुंदर बालों में गायब हो गई है। ओझल माने गायब हो गई है या छिप गई है, और जो छिप जाता है वो गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का सस निज तरियक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो लहरों के घूंघट से, यानी जब लहरें जब चलती हैं तो लहरें घूंघट के समान कार्य करती हैं, और झुक झुक उसमें झुक जाता है दसवीं का शशि, जो चंद्रमा, दसवीं होती है, तो उसमें दसवीं का चंद्रमा जो है उन लहरों में झुक जाता है। निज तिर्यक मुख, जिससे जो है उसका जो मुख होता है वो तिरछा हो जाता है। भाई लहरों में जो चंद्रमा है उसका मुख जो है तिरछा हो जाता है। तो बड़ी सुंदरता के साथ लेखक ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि जल में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है दसवीं का चांद का, जल में जो दसवीं का चांद का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और दसवीं के चांद का कैसा प्रतिबिंब है? जो कि लहरें चल रही हैं, हिल रही हैं, जिसके कारण चांद का या चंद्रमा का जो तिरछा मुख लहरों में, कभी कभी लहरों की चंचलता में, चूंकि लहरें कैसी हैं? चंचल है, उस चंचलता में छिप जाता है, लहरों में
छिप जाता है और कभी दिखाई देने लगता है, कभी दिखाई देने लगता है। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो उसे देखकर, उस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा आभास होता है, उस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा आभास होता है या ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने ही रूप यौवन में, अपने ही रूप यौवन से मुग्ध होकर जो नायिका है, कौन, गंगा को एक नायिका के रूप में यहाँ पर मानवीकृत किया है कवि ने। तो अपने ही रूप यौवन में दिखलाता मुग्धा सा, मुग्धा माने होता है, मुग्धा माने होता है आकर्षण को देखकर मुग्ध होने वाली वस्तु, जो कि गंगा नदी का इतना मनोरम दृश्य है, उसकी ओर सभी आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेखक कवि को लग रहा है कि मानो अपने ही रूप यौवन से मुग्ध होकर जो गंगा रूपी नायिका है अपने मुख को कभी घूंघट से, लहरों रूपी घूंघट में छिपा लेती हैं, अपने ही मुख को जो है लहरों रूपी घूंघट में छिपा लेती है और कभी उसे बाहर करती हैं। दिखलाता माने कभी उसे, जब लहरें रुक जाती हैं तो रुकने पर जो है उसका मुख दिखाई देने लगता है, किसका, चंद्रमा का। तो यहाँ पर बच्चों जो भाषा है, भाषा यहाँ पर खड़ी बोली है और जो यहाँ पर अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है और रस यहाँ पर शांत है। रस कैसा है बच्चों, शांत रस है। अगला देखिए, जब पहुंची चपला बीच धार, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धरा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भूरे खासी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धरा में एक दीप, उर्मिल प्रभा को कर प्रतीत, वह कौन विहग, वह कौन विहग, क्या बिकल कोक, उड़ता हरने निज बिरह शोक, छाया की कोकी को बिलोक, छाया की कोकी को बिलोक, को बिलोक। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया कगार, चांदनी का कगार। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। जब पहुंची चपला बीच धार, जब पहुंची चपला बीच धार, देखो यहाँ पर जो है कवि ने नौका विहार करते हुए जो कर रहा है, तो दोनों तटों का जो है यहाँ पर बहुत ही मनोरम चित्र प्रस्तुत कर रहा है कवि। तो कह रहा है जब पहुंची चपला बीच धार, जब पहुंची चपला, चपला माने होता है नाव, चपला माने क्या होता है बच्चों, नाव, नाव नवैया या नौका, बीच धार यानी बीच धार में पहुंची, और कगार माने होता है किनारे पर, कगार माने किनारे पर। तो यहाँ पर इसका अर्थ है जब नाव जब गंगा के बीच में या मध्य में, मध्य धार में पहुंची, जब नाव चली और गंगा के बीचों बीच में बीच धार में पहुंचती है, तो वहाँ से जो चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए जो रेतीले जो तट थे वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। छिप गया चांदनी का कगार, छिप गया चांदनी का कगार। जो चांदनी जो किनारों पर चमक रही थी वह जो है अब वहाँ से चांदनी दिखाई नहीं दे रही थी, जो
किनारे के जो रेतीले तट थे वो छिप गए थे, चांदनी का प्रकाश वहां चमक नहीं रहा था। चांदनी के में चमकते हुए रेतीले जो तट थे वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। जब दूर नाव पहुंच जाती बीचों बीच में, तो किनारे के तट स्पष्ट रूप से चांदनी के प्रकाश में जो रेता जो चमकती है रात में, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धरा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा, कृष माने होता पतला, वैसे कृष माने होता कमजोर, लेकिन यहाँ पर है पतले से। कोमल माने कोमल शरीर। आलिंगन माने होता है गले लगाना या मिलना। अधीर, अधीर माने होता है व्याकुल, अधीर माने व्याकुल। तो यहाँ पर इसके अर्थ को देखते हैं। तो कवि को जो दूर से दिखाई देते हुए दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि मध्य भाग में नाव पहुंच गई है, तो वहां से जो दोनों किनारे हैं, वहां से कवि जो दोनों किनारों को देखता है, तो वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे व्याकुल होकर, अधीर माने व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका, गंगा की धारा रूपी, तीर माने क्या होता है बच्चों, किनारे होते हैं, और धारा, धारा मतलब कौन सी, गंगा की धारा, गंगा की धारा। अब धारा को क्या यहाँ पर क्या माना गया है, क्योंकि गंगा का यहाँ पर मानवीकरण किया गया, तो गंगा की धारा रूपी नायिका के, कृष्ण माने कमजोर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है पतले, कोमल शरीर, गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का जो आलिंगन है, मतलब आलिंगन माने क्या होता है गले लगाना, आलिंगन करना चाहते हूं। दोनों किनारे गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हैं। दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, दोनों किनारे गले लगाना चाहते हो, जिसके लिए उन्होंने अपनी दो बाहों से दूरस्थ, यानी दोनों किनारों ने अपनी दोनों बाहें फैला रखी हूं, आलिंगन करने के लिए फैला रखी हूं। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रूरेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। अति दूर, बहुत ही दूर, क्षितिज, क्षितिज क्या होता है, जहां पर आकाश और पृथ्वी मिलते दिखाई दें, जहां पर आकाश और पृथ्वी मिलते दिखाई दें उसे कहते हैं क्षितिज। बिटप माने वृक्षों की, माला माने माला, एक कतार। तो आगे लेखक कह रहा है कि दूर क्षितिज पर जो कतारबद्ध वृक्ष हैं, या कतारबद्ध मतलब वृक्ष एक कतार में स्थित हैं, वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है, कवि को यह लग रहा है मानो वे अपलक नभ, अपलक माने बिना हिले डुले, नभ माने आकाश को, नील नयन माने नीले नेत्रों से, विशाल माने विशाल। तो ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की, नीले आकाश के विशाल नवनील, नीले आकाश के विशाल नेत्रों की जो तिरछी भौएं हैं, भूरेखा जो तिरछी भौएं हैं, अराल, अराल माने क्या होता है बच्चों, यहां पर जो अराल शब्द आया है इसका मतलब होता है टेढ़ापन या वक्राकार। तो उसकी जो कतारबद्ध वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की जो तिरछी भौएं हैं, तिरछी या वक्राकार जो भौएं हैं, और धरती को एकटक निहार रहे हैं। अपलक, अपलक माने टकटकी बांधे हुए देख रहे हैं। आगे लेखक कहता है माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धरा में एक दीप उर्मिल प्रभा को कर प्रतीत।
माँ के उर माने हृदय में, शिशु समीप माने शिशु के समान, सोया, धारा माने धारा में, यानी गंगा रूपी धारा, गंगा की धारा रूपी नायिका। एक दीप, एक माने एक दीप। उर्मिल, उर्मिल माने होता है लहरों से युक्त। प्रभा माने गति, कर प्रतीत, प्रतीप। और प्रतीप माने होता है उल्टा या विपरीत। प्रतीप माने क्या होता है? उल्टा या विपरीत या विलोम। आइए देखते हैं इसके अर्थ को। आगे कवि कहते हुए कह रहा है कि उसी पास में, जब बीचों बीच में नाव पहुंच गई है, तो उसी के पास में एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप। उसी धारा, गंगा की धारा रूपी नायिका के पास में ही एक द्वीप है, जो लहरों के प्रभाव, जो लहरों के प्रभाव, प्रभाव को, जो लहरों के प्रभाव को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। भाई ये द्वीप है और यहाँ लहरें जब जाती हैं तो लहरें इसके आगे नहीं जा पाती और पुनः जो है पीछे की ओर लौट आती हैं। तो वही यहाँ पर कब कह रहा है कि जो एक द्वीप है पास में ही, तो वहाँ से जो गंगा नदी की जो धारा टकराती है, लहरें जो टकराती हैं, वह द्वीप उसे विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। और गंगा की धारा के मध्य में जो द्वीप वह कभी जो देख रहा है, वह उसे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत लग रहा है कि जैसे कोई छोटा सा बालक, शिशु सा, जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माँ के हृदय में, और माने हृदय होता है, यहाँ पर चाहे हृदय कह लो या छाती कह लो, माँ की छाती से या माँ के हृदय से लगकर सो रहा हो। शिशु समीप, सो रहा हो, और वहीं पर ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर से देख लें इसके अर्थ को, कि गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देखकर कवि को ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा हो। वहीं दूसरी ओर गंगा नदी के ऊपर वह कौन विहग, एक पक्षी उड़ रहा है। रात्रि में एक पक्षी उड़ रहा है। क्या विकल, विहग माने क्या होता है? पक्षी। अब विकल माने होता है, विकल माने होता है व्याकुल। और कोक माने चकवा, कोक माने चकवा। तो कवि कह रहा है कि गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देखा और उसने पूछा, यह कौन सा पक्षी है? उस पक्षी को उड़ते हुए देखा, क्योंकि रात्रि में कौन सा पक्षी उड़ता है? कोक, कोक माने होता है चकवा। कोक माने क्या होता है बच्चों? चकवा। तो गंगा नदी के ऊपर कवि ने जो है वहीं पर एक पक्षी को उड़ते देख कर कवि सोचने लगता है, विचार करने लगता है। क्या विचार करने लगता है? कहीं यह चकवा तो नहीं है? पक्षी उड़ रहा है रात्रि में, तो विचार करता है ऐसा कौन सा पक्षी जो उड़ रहा है। तो वो विचार करते हुए उसे याद आता है कि ये कहीं चकवा तो नहीं है। कौन भी? चकवा तो नहीं है। क्या विकल कोक, क्या विकल कोक, विकल माने व्याकुल और कोक माने चकवा। क्या या कोई व्याकुल चकवा है, दुखी चकवा है, क्योंकि क्या है, चकवा और चकवी रात को श्राप लगा होता है कि रात को एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर एक तालाब के इस छोर पर है, दूसरा दूसरी छोर पर होगा। तो वहीं पर अनुमान लगाते हुए कवि कह रहा है, कहीं यह चकवा तो नहीं है जो भ्रमवश उड़ता हरने निज बिरह शोक। जो उड़ रहा है, हरने माने समाप्त करने के लिए, निज माने स्वयं के, बिरह माने दुख को, बिरह शोक माने बिरह माने भी दुख होता है, शोक माने भी दुख होता है। तो ऐसा लग रहा है कि जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को देखकर, भाई जो भी ऊपर जल के ऊपर चीज होती है उसकी प्रतिछाया जल में पड़ती है, तो उसे ऐसा आभास हो रहा है, भ्रम हो रहा है कि जल में अपनी ही छाया को देखकर वह चकवी उसे पाने के लिए बिरह वेदना को मिटाने के, उसे पाने की बिरह वेदना को मिटाने के लिए छाया की कोकी को बिलोक, यानी जो चकवा पक्षी ऊपर उड़ रहा है उसकी छाया गंगा नदी के जल में पड़ रही है, और वह यह समझ रहा है, ब्रह्मवश ये समझ रहा है कि बिलोक माने देख करके, अपनी छाया को देख करके समझ रहा है कि यह चकवी है, और उसे पाने के लिए, और उसे पाने की चाह के लिए जो है वह बिरह वेदना
को मिटाने हेतु बहुत ही व्याकुल है। उस व्याकुलता के कारण ही वो आकाश में उड़ रहा है, ऐसा कवि जो है वो सोच रहा है, ऐसा कवि सोच रहा है। एक बार फिर से देखेंगे इसके अर्थ को। तो वहीं पास में गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देखकर कवि ये सोचने लगता है, विचार करने लगता है, कहीं यह चकवा पक्षी तो नहीं है जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझ लेता है और उसे प्राप्त करने के लिए वह वेदना जो दुख है उस दुख को मिटाने के लिए व्याकुल होकर आकाश में उड़ रहा है। अगला पद देखेंगे। पतवार घुमा अब प्रतुन भार, पतवार घुमा अब प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार, और डाणों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन सिस्फार, विखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी, चांदी के सांपों सी, रलमलन चाती रश्मियाँ जल में चल, और रेखाओं सी खिंच तरल सरल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सो सो शशि सो सो उड़ झिलमिल, फैले फूले जगत में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सहोत सहा, पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। आइए इसके अर्थ को जानते हैं। आइए देखते हैं इसके अर्थ को। पतवार घुमा अब प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। प्रतनु माने क्या होता है बच्चों? प्रतनु माने होता है हल्का, हल्का, और भार माने वजन, भार माने वजन। तो अब क्या है, जब कवि की जो नाव है तो क्योंकि जो कवि है सुमित्रानंद पंत जी हैं, उनकी जो नाव है वो बीच धारा में पहुंच गई है। अब जो बीच धारा में क्या होता है बच्चों, बीच में जल अधिक होता है, तो जल अधिक होने के कारण जो नाव का वजन है, जो भार है, वो कम हो गया है। तो इसी आधार पर कवि कहते हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी में पहुंची, जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य भाग में पहुंची, तो उसका भार अत्यंत ही कम हो गया। अब प्रतनु भार, प्रतनु माने बहुत कम या हल्की, भार माने वजन। तो नौका का जो भार था, वजन था, वो अत्यधिक कम हो गया, यानी बहुत ही कम हो गया। तब मैंने पतवार घुमा, तब कभी कह रहा तब मैंने पतवार को घुमा कर नाव की धारा को, नाव घूमी विपरीत धार, और नाव की धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। नाव को जो है धारा के विपरीत दिशा में मोड़ दिया, यानी धारा इधर की ओर बह रही है, ठीक है, और कवि ने नाव जो है इधर की ओर जो है चला दी है, इधर की ओर मोड़ दी है। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, विखराती जल में तार हार। तो यहाँ पर देखिए इसके अर्थ को पहले समझ लेते हैं। डांडो माने क्या होता है? पतवार। डांडो माने क्या होता है बच्चों? पतवार। और करतल माने होता है हाथ। करतल माने क्या होता है? हाथ। और मुक्ता फल माने होता है मोतियों का फल। फेन स्फार माने क्या होता है? झाग। फेन स्फार माने बहुत ज़्यादा झाग, ठीक है, यानी झाग का समूह। झाग का समूह होता है उसे बहुत ज़्यादा झाग कहते हैं, या अत्यधिक झाग कहते हैं, या झागों का समूह कह दो फेन स्फार माने, या अत्यधिक झाग कह दो।
तारहार, तारहार माने तारों की माला, तारों की माला। आइए आप समझते हैं इसकी व्याख्या को कि पतवारों के चलने से, जब पतवार चलते हैं, मान लीजिए नाव है, ठीक है बच्चों, ये नाव को जब उन पतवारों जब चलते हैं तो क्या होता है, उनके जो डंडे होते हैं उनसे पानी को पीछे धकेला जाता है, तो उसमें जो है झाग उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा झाग उत्पन्न होती है। तो इसी दृश्य को देखकर जो है कवि ने कहा है, क्या कहा है कि उस झाग को देखकर कब को यह आभास होता, प्रतीत होता है जैसे पतवार, जैसे पतवार, डांड माने क्या होता है, डांड माने होता है पतवार, पतवार के चल माने चलने से, पतवार के चलने से, पतवार कैसे चलते हैं, करतल माने हाथों से, ठीक है, पसार माने फैलाकर, पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर, जो पतवार की हथेलियां होती हैं, जो डंडे होते हैं जिनसे पानी को पीछे धकेला जाता है, पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग रूपी मोती, उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर, झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तारों रूपी माला को, तारहार है, तारों रूपी माला को बिखराती माने बिखरा कर या तोड़ कर जल में बिखेर देती है, जल में बिखराती, जल में बिखेर देती है। फिर से समझेंगे कि पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर, पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उसमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तारों रूपी माला को तोड़ देता है और तोड़कर उस जल में ही बिखेर देता है। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल रेखाओं से खिंच तरल सरल। देखिए, चांदी के सांपों सी, चांदी माने चांदी होता है, चांदी माने क्या होता है, चांदी होता है। और यहाँ पर जो कठिन शब्द है रलमल, रलमल, रलमल माने होता है रेंगती हुई, और रश्मि माने आपको मालूम है, रश्मि माने क्या होता है, रश्मि माने होता है किरण, रश्मि माने होता है किरण, और तरल माने होता है द्रव, तरल माने होता है द्रव। देखिए इसकी व्याख्या को देखें, चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल रेखाओं से खिंच तरल सरल। तो लेखक इसमें कह रहा है कि पतवारों के चलने के कारण नदी का जो शांत जल है, नदी के शांत जल में उठने वाली जो लहरें हैं, उठने वाली जो लहरें हैं, नदी के शांत जल में उठने वाली जो लहरें हैं, वो लहरें कैसी लग रही हैं, लहरें चांदी के सांपों सी, चांदी के सांपों सी यानी सांपों के समान, चांदी के सांपों के समान या चांदी के सांपों सी चमकती हुई आगे की ओर रेंगती जाती है। चमकती हुई, भाई चांदी के सांपों के समान चांदी कैसी चमकती है, चांदी कैसी है, चमकती है। तो चमकती सी जो है रेंगती हुई जाती है, रेंगती हुई जाती हुई प्रतीत होती है। पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली जो लहरें हैं वो चांदी के सांपों सी चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई, रलमल माने रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं। यह रेंगती हुई आभास हो रहा है लेखक को। चंद्रमा की जो किरणें हैं, रश्मियां हैं, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो लहरों पर जब पड़ती हैं, लहरों पर जब चंद्रमा की जो किरणें हैं, रश्मियां हैं, जब लहरों पर पड़ती हैं, जल में जब लहरें उठ रही हैं उन पर पड़ती है, तो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे वे नृत्य कर रही हों, नाचती हों। वो रश्मियां जल की किरणों, जब चंद्रमा की किरणें जल की लहरों पर पड़ती हैं तो वे ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे वो नृत्य कर रही हों, नाच रही हों, नाचती हुई सी दिखाई दे रही हैं। जैसे रेखाओं से खिंच तरल सरल, जैसे बहते हुए जल में असंख्य रेखाएं,
तरल माने द्रव्य, द्रव्य या ठीक है, द्रव्य का मतलब है यहाँ पदार्थ से जल से ही है। तो जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खिंची हों, तरल सरल रेखाओं से खिंच, यानी जल में असंख्य रेखाएं या बहुत सी रेखाएं खिंच जाती हैं। सरल रेखाएं यानी सरल में सीधी रेखाएं खिंच जाती हैं, ऐसी प्रतीत हो रही हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल सो सस सो उड़ू उड़ू झिलमिल फैले फूले जल में फेनिल। देखिए लहरों की लतिकाओं में, लहरों की लतिकाओं में, लतिका माने होता है बच्चों लता, लतिका माने क्या होता है, लतिका माने क्या होता है लता, और शशि माने चंद्रमा, और उड़ माने होता है, उड़ माने क्या होता है तारे, उड़ माने क्या होता है तारे कह लो या नक्षत्र कह लो, तारे कह दो या नक्षत्र कह दो। और फेनिल, फेनिल माने क्या होता है बच्चों, फेनिल माने भी झाग होती है। देखिए तो एक ही चंद्रमा, क्योंकि एक साथ उड़ती बहुत सी लहरों में एक ही चंद्रमा, लहरों की लतिकाओं में, लहरों की लताओं में एक साथ उड़ती बहुत सी जो लहरें हैं उन लहरों में, उन लहरों रूपी लतिकाओं में एक ही चंद्रमा ससे, एक ही चंद्रमा सौ माने सौ चंद्रमा, एक ही चंद्रमा सौ चंद्रमा, सौ उड़ो, सौ एक ही तारा, एक एक तारा जो है सौ तारे बनकर झिलमिल माने झिलमिला रहे हैं। जब गंगा नदी में लहरों की पंक्तियां उठती हैं या बहुत सी लहरें उठती हैं, लहरों का समूह उठता है, तो लहरों के समूह के चलने से या उठने से एक ही चंद्रमा सौ चंद्रमा, एक ही चंद्रमा के सौ चंद्रमा दिखाई देते हैं, और एक एक तारे के सौ तारे झिलमिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है, उन तारों और चंद्रमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है जैसे गंगा रूपी खेत में फैले फूले जल में फेनिल, गंगा रूपी खेत में लहरों रूपी लताएं फल फूल रही हों, लहरों रूपी लताएं जो है फल फूल रही हों। अब उथला सरिता का प्रभा लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सहोत सा। आगे कब कह रहा कि किनारे की ओर लौटते हुए, अब कब क्या है किनारे की ओर, क्योंकि नाव कहाँ जा रही थी, जल की धारा में पहले इस तरफ जा रही थी, बाद में जो उस द्वीप से जो है आगे मुड़कर उसने अपनी धारा को, नाव को विपरीत दिशा में मोड़ लिया, यानी पुनः वापस आ रही थी। तो अब नाव जो है किनारे की ओर पहुंच रही थी, तट की ओर पहुंच रही थी। तो कब कहता है कि किनारे की ओर लौटते हुए, जब किनारे की ओर लौट रहा तभी कभी बता रहा है उसके बारे में, उसका वर्णन कर रहा है, बहुत ही मनोरम वर्णन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है कि अब नदी की गहराई, अब उथला सरिता का प्रवाह, अब जो उथला माने कम गहरी, सरिता माने नदी, और प्रवाह माने गति, कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है। भाई बीच में नदी की गहराई ज़्यादा थी, किनारे पर नदी की गहराई कम है, उथली है नदी, कम होने लगी। और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगा सकते हैं, लग्गी से ले ले सहज था, लग्गी से था माने अनुमान, गहराई का अनुमान, और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगा सकते हैं। और लगाते हुए हम बड़े घाट को सोचा, और हम अत्यंत ही उत्साहित होकर, प्रसन्नचित होकर घाट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, घाट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो भाषा है, क्योंकि नौका विहार में संपूर्ण भाषा जो जिस भाषा में लिखी गई है वो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, या खड़ी बोली हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो अलंकार प्रयोग किए गए हैं उसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और मानवीकरण अलंकार देखने को मिल रहे हैं। और रस शांत है। आइए इसका अंतिम पद देखते हैं। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार,
ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। इस धारा सी जग का क्रम, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शश का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। करता मुझको अमृत दान, ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। देखिए बच्चों, इसके अर्थ को समझते हैं। ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। आलोकित माने क्या होता है? प्रकाशित होते हैं। उर माने हृदय में, उर माने हृदय में या अंतःकरण में। सत विचार माने सैकड़ों विचार। सत माने होता 100 और विचार माने 4। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जैसे जैसे, ज्यों ज्यों माने जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ रही है, लगती नाव पार। जैसे जैसे हमारी नौका किनारे की ओर बढ़ रही है, किनारे की ओर बढ़ती हुई जाती है, वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होते हैं, सैकड़ों विचार उड़ते हैं। तो उससे ऐसा लग रहा है, उन विचारों से ऐसा लग रहा है इस धारा सी जग का क्रम। तो जो विचार उठ रहे हैं वो ऐसा लगता है मानो इस संसार का क्रम भी इसी जलधारा के समान ही है। जो गंगा नदी में जलधारा उठ रही है, उसी जलधारा के समान इस संसार का भी क्रम है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम। और इस जीवन का जो उद्गम है, उद्गम माने क्या होता है बच्चों? उद्गम माने जहाँ से कोई चीज़ पैदा होती है या उत्पत्ति होती है। उद्गम माने होता है उत्पत्ति, ठीक है, या जन्म। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, जो धारा है गंगा नदी की धारा जो निरंतर बहती चली आ रही है, और आगे जो बह चुके जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है। यानी गंगा की धारा यहाँ से बहती हुई चली जा रही है, ये धारा तो बहकर आगे चली गई और पीछे का जो जल आ रहा है वो इसका स्थान, आगे वाले जल का स्थान ले रहा है। तो वही यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कवि ने कि जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है और आगे बह चुके जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। जीवन का बहाव भी निरंतर है, जीवन की गति भी शाश्वत है, बहाव भी निरंतर है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार है, शाश्वत है। शाश्वत, शाश्वत माने क्या होता है? अमर या चिरंतन। गति भी उसी प्रकार की है, बहाव भी उसी प्रकार का है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार है। जलधारा के समान ही जो जीवन का विस्तार है, विस्तार शाश्वत है। विस्तार कैसा है? शाश्वत है। शाश्वत मतलब अमर है या चिरंतर है। जीवन का क्रम धारा की तरह कभी न टूटने वाला है। शाश्वत संगम। संगम माने होता है मिलन। संगम माने मिलन होता है। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है, एक बार फिर से समझेंगे इसके अर्थ को। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है और आगे बह चुके जल का स्थान पीछे से आ रहे जल ने ग्रहण कर लिया है, उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। उसकी गति उसी धारा के समान है, धारा के समान चिरंतन है। और जीवन का क्रम धारा की तरह कभी न टूटने वाला है। ये कभी भी धारा के समान कभी भी टूटने वाला नहीं है। और पीछे का जल आगे वाले जल का स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी मिल जाता है। आगे देखिए, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का वह रजत हास। आगे कब कह रहे हैं कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है।
आकाश का जो विकास, विकास मतलब विस्तार, कैसा है? शाश्वत है। आकाश का जो विस्तार है, आकाश जहाँ तक फैला है वो शाश्वत है, आकाश अमर है। चंद्रमा, जो चंद्रमा है, चंद्रमा की चांदी, रजतहास, चांदनी हंसी, चांदी जैसी हंसी, चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी, अर्थात चांदनी भी क्या है? शाश्वत है, चिरस्थायी है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, विलास माने क्या होता है बच्चों? विलास माने होता है ऐश्वर्य या खेल, यहाँ पर विलास से मतलब है ऐश्वर्य से है, ठीक है। आगे कवि बता रहा है कि लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर है। लहरों का जो ऐश्वर्य है या लहरों का जो खेल है, ऊपर उड़ती है नीचे रहती है, वो भी चिरस्थायी है। हे जगजीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। तो कवि आगे कहता है कि संसार की जो जीवन रूपी नौका है, हे जगजीवन के कर्णधार, कर्णधार माने होता है नाव को खेने वाला या नाव को पार लगाने वाला, या जिसको हम माझी कहते हैं, जिसको हम माझी भी कह सकते हैं, कर्णधार कि है कि संसार की जो जीवन रूपी नौका है, जगजीवन, संसार की जो जीवन रूपी नौका है, जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर, कर्णधार, कर्णधार किसे माना गया? ईश्वर को। जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में, जीवन की गति में जन्म और मरण, आर पार, जन्म और मरण का यानी जन्म और मृत्यु का शाश्वत कर्म बनाए रखते हैं। तो जीवन रूपी संसार की जो जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर या भगवान जीवन की गति में जन्म और मरण को शाश्वत कर्म, मृत्यु का जो शाश्वत कर्म है उसको बनाए रखते हैं। शाश्वत जीवन नौका विहार, शाश्वत जीवन नौका विहार, और जीवन रूपी नौका, जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। जीवन रूपी नौका का विहार यानी जो जीवन है हमारा, जीवन भी एक नौका के समान है, ये भी विहार करता रहता है, वो भी क्या है? निरंतर होता रहता है। आगे कवि कहता है, अंतिम पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे कवि कहता है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। आगे कवि कहता है कि चिंतनशील होकर, कि मैं चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, कि मैं अपने अस्तित्व का, अपनी सत्ता का ज्ञान जो था वो मैं भूल गया, कि हमारा क्या अस्तित्व है, समाज में क्या अस्तित्व है, इस संसार में क्या अस्तित्व है, उस ज्ञान को मैं भूल गया, उस सत्ता को मैं भूल गया। जीवन की जो शाश्वतता है, अमरता है, चिर निरंतरता है, उसका जलधारा रूपी या शाश्वत प्रमाण है, शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतवान। यही जलधारा रूपी या शाश्वत जो प्रमाण है वो मुझे अमृतत्व प्रदान करता है, वही मुझे अमृतत्व प्रदान करता है। फिर से समझेंगे इसके अर्थ को कि जीवन की जो शाश्वतता है, जो चिरस्थायी है, उसका जलधारा रूपी या शाश्वत परिणाम कवि को अमृतत्व प्रदान करता है या अमरता प्रदान करता है। तो बच्चों अब नौका विहार समाप्त हो गया है। ये वीडियो कैसा लगा है बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय अवश्य दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सुमित्रानंद पंत के जो अगला शीर्षक है परिवर्तन, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।